तो कैसे हो दोस्तों? आज हम दोस्तों कैसन का सीजन 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एपिसोड नंबर 2 को देखेंगे, जिसका नाम है हिडन इन्वेंटरी पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह गैतो और गोजो स्टार प्लाज्मा वेसल को ग्रुप क्यू और स्टार लेजर्स ग्रुप से प्रोटेक्ट करेंगे। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो फिर से एपिसोड की शुरुआत गैतो से होती है, जो इस बार चाय पी रहा था। हालांकि चाय गैतो ने खुद ही बनाई थी और जिसके साथ गैतो ने ग्रुप क्यू के एक सोल्जर को अपने कर्ज स्पीड से कैद कर रखा था। सोल्जर अपने कारनामे के लिए गैतो से माफी मांगता है। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, जिसके साथ ही मैं कर्ज टेक्निक का यूज करना भी छोड़ दूंगा। मैं गांव चले जाऊंगा और वहां से खेती बाड़ी करूंगा। गैतो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसको सोल्जर की बातें समझ में ही नहीं आ रही है। इसकी वजह से सोल्जर हल्का सा भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि ग्रुप क्यू में मेरे से भी एक ज्यादा पावर वाला एक सोल्जर है, वो तुम इसके लिए नहीं छोड़ेगा। और तभी गैतो सोल्जर को एक फोटो दिखाता है, जिसे देख के सोल्जर की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि गोजो ने पहले से उस दूसरे सोल्जर को हरा चुका था। और हमें बताया जाता है कि ग्रुप क्यू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर के हारने पर ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ रहा है। खैर फ्रेम चेंज होता है और हमें बोट रेस का एक स्टेडियम देखा जाता है, जिसमें फुसुगुरी ने अपने कुछ पैसे बोट रेस में लगा रखा था। तभी वहाँ पे मीडिएटर आता है। ये वही आदमी है जिसने स्टार रिलेशन ग्रुप से कुछ पैसे लेके फुसुगुरी को हायर करा ताकि वो स्टार प्लाज्मा वेसल को मार सके। मीडिएटर कहता है कि मैंने तुम्हें हर जगह देखा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले और तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और उस काम का क्या हुआ जो हमने तुम्हें दिया था। फुसुगुरी जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पैसे बना रहा हूँ और तुम्हें काम को लेकर ज्यादा चिंता नहीं लेनी चाहिए। मैंने उसके लिए 2 बाउंटी को हायर करा है और मैं जिसके लिए उन्हें कुछ पैसे भी दूंगा, जिससे लड़के गोजो और वो दूसरा सॉर्सरर थक जाएगा, जिसके बाद उनको हराना आसान होगा। मीडिएटर कहता है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो और ऊपर से तुम सारे पैसे उन बाउंटी को देना चाहते हो जो हमने तुम्हें दिए थे। फुसुगुरी कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ और तुम्हें पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए, पैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे इस बोट रेस की तरह। पर तभी फुसुगुरी बोट रेस हार जाता है। मीडिएटर कहता है कि तुम पक्का अपने पैसे गंवाने वाले हो, पर फिर भी मैं तुम्हें सॉर्सरर किलर में गिनता हूँ। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें गोजो को दिखाया जाता है, जिसने लड़की के लंबे समय तक ना उठने पर डॉक्टर को बुलाने का सुझाव दिया था, पर गैतो गोजो को मना कर देता है। और कुछ ही देर बाद लड़की अपने आंखें खोल देती है, जिसका नाम रेको अमेनाई होता है। रेको जब उठती है तो उसे लगता है कि ये दोनों भी ग्रुप क्यू के सोल्जर है जो उसे मारने के लिए आए हैं। और तभी रेको गोजो को थप्पड़ मारते हुए उन दोनों से अलग हो जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ किसी को मारने आई हो तो क्यों ना इसकी शुरुआत तुमसे हो जाए। रेको ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि गोजो और गैतो उनको मारने के लिए नहीं बल्कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और तभी वहाँ पर रेको की केयर टेकर आ जाती है, जिसका नाम मिसातो कोरोई होता है। कोरोई के समझाने पर रेको समझ जाती है कि ये दोनों उनके दोस्त ही है और तब जाके रेको उन दोनों से लड़ना बंद करती है। अब क्योंकि कोरोई गैतो के कर्ज स्प्रीट के ऊपर राइड कर रही थी, तो रेको उससे पूछती है कि तुम किस चीज पर राइड कर रही हो, जिसपे गैतो जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरी कर्ज एनर्जी है, जिसमें मैं किसी भी कर्ज स्पिरिट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तभी गोजो कहता है कि तुम उदास मत होना, क्योंकि अब तुम्हें मास्टर तेंजे से मर्ज होना है। जिस पर रेको कहती है कि तुम इसे गलत समझ रहे हो, मैं ही मास्टर तेंजे हूँ और मास्टर तेंजे ही मैं हूँ। तुम मर्जर और डेथ को एक ही समझ रहे हो, पर ये दोनों अलग है। मर्जिंग के बाद मेरे विल, मेरा हार्ट और मेरा स्पिरिट सभी मास्टर तेंजे के साथ जिंदा रहेंगे। और तभी अचानक रेको को अपने स्कूल की याद आती है। अब क्योंकि रेको स्कूल के लिए पहले ही काफी लेट हो चुकी थी, तो रेको जल्द से स्कूल के लिए निकल जाती है। और फिर हमें रेको के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर गोजो मास्टर मिची से बात कर रहा था और गोजो कहता है कि हमें स्टार प्लाज्मा वेसल को लेकर जुजुत्सु हाई ले आना चाहिए, जो कि रेको के लिए ज्यादा सेफ रहेगा। मास्टर मिची कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ, पर मास्टर तेंजे का ये ऑर्डर है कि हमें मर्जिंग से पहले स्टार प्लाज्मा वेसल के सभी डिमांड को पूरा कर देना चाहिए। जिस पे गैतो कहता है कि हाँ मास्टर मिची सही कह रहे हैं, हमें रेको के सभी डिमांड को पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि मर्जिंग के बाद रेको मास्टर तेंजे के साथ मिलकर केवल जुजुत्सु हाई के नीचे बैरियर बनाने और जुजुत्सु हाई को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, जिसके बाद वो कभी भी अपने फ्रेंड या अपने फैमिली से दोबारा नहीं मिल पाएगी। तो हमें उसे खुश रहना देना चाहिए, यही हमारा मिशन है। जिसपे रेको के केयर टेकर कहती है कि रेको का कोई परिवार नहीं है। रेको जब 4 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई और जब से मैंने उसका ध्यान रखा हुआ है। गैतो कहता है कि जिसका मतलब है कि तुम ही रेको की परिवार हो। जिसपे कोरोई शर्मा जाती है। गैतो ने अपनी कर्ज स्पिरिट को रेको की निगरानी के लिए स्कूल में फैला दिए थे, पर कुछ ही देर में गैतो गोजो को कहता है कि हमें जल्द से जल्द रेको के पास जाना होगा, क्योंकि गैतो के 2 कर्ज स्पिरिट को अभी अभी किसी ने एग्जॉस्ट करा था। जिसके बाद हमें फुसुगुरी को दिखाया जाता है, जो मीडिएटर से बात कर रहा था और मीडिएटर के बताने पर फुसुगुरी कहता है कि ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है कि गोजो और वो दूसरा सॉर्सरर जुजुत्सु हाई नहीं जा रहे, अब दोनों को बाउंटी से लड़ना ही होगा। जिसपे मीडिएटर कहता है कि तुम इस बात से श्योर हो कि दोनों बाउंटीज स्टार प्लाज्मा वेसल को मार देंगे, क्योंकि अगर एक बार ऐसा हो गया तो हमें उन दोनों को 30 मिलियन येन देने पड़ेंगे, जो तुम्हें वेसल एसोसिएशन
ने दिया है और मिशन खत्म हो जाएगा बिना तुम्हें कुछ मिले, तो हमने तुम्हें हायर क्यों किया? इससे अच्छा हम शुरुआत से ही उन दोनों बाउंटी को हायर कर लेते हैं, वो भी कम पैसों में। जैसे फुसुगुरी कहता है कि स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ गोजो है, जो पिछले 100 साल में ऐसा इकलौता सॉर्सरर है जिसके पास फिक्स है और लिमिटलेस सर्च टेक्निक है। अब देखो यहाँ पे फुसुगुरी को पहले से पता था कि उन दोनों बाउंटी को भेजने से रिजल्ट क्या आने वाला है, पर फिर भी फुसुगुरी ने दोनों बाउंटी को गोजो के पास भेजा था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गेतो गोजो और रैको के केयर टेकर को लेके रैको के स्कूल आ चुके हैं। कुरोई बताती है कि ये समय रैको के म्यूजिक क्लासेस का है, या तो वो अभी म्यूजिक क्लासरूम में होगी या तो चैपल में होगी। ये टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये एक मिशनरी स्कूल है। गेतो गोजो को चैपल जाने को कहता है और कुरोई को म्यूजिक रूम, और खुद जाता है उन बाउंटी के तलाश में। गेतो को कुछ ही देर में उनमें से एक बाउंटी किलर मिल जाता है। शुरुआत में गेतो को लगता है कि ये भी ग्रुप क्यू के लिए काम करता है और ग्रुप क्यू का हिस्सा है। बाउंटी गेतो के यूनिफॉर्म को देख समझ जाता है कि गेतो एक जुजुत्सु स्कॉसर है, क्योंकि वो पहले भी जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ चुका है। और साथ ही में वो ये भी महसूस कर पा रहा था कि गेतो की कर्स टेक्निक दूसरे सॉर्सरर से अलग। अब हालांकि जाहिर है कि बाउंटी की उम्र गेतो से ज्यादा है, तो वो ऐसा समझ रहा था कि वो गेतो की दिमाग को किसी किताब की तरह पढ़ सकता है। और कुछ ही देर में बाउंटी समझ आता है कि गेतो को नजदीकी लड़ाइयाँ पसंद नहीं है, और जिसके पहले बाउंटी कुछ करता, गेतो अपने कर्ज स्पिरिट से बाउंटी के ऊपर अटैक कर देता है। पर बाउंटी बड़ी चालाकी से उस अटैक से खुद को बचा लेता है और उसने पीछे से गेतो के ऊपर अटैक कर दिया था। पर अचानक से बाउंटी को एक डॉग दिखता है जो कि उस बाउंटी का पेट डॉग हुआ करता था, जिसका नाम तासुके था। अब कहानी कुछ समय पहले जा चुकी है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बाउंटी के फैमिली मेंबर उससे बहुत नफरत करते हैं। उसके पेरेंट्स अपना सारा पैसा और अपना सारा समय उसके छोटे भाई पे खर्च कर देते हैं। एक उसका डॉग ही था जो उससे एक फ्रेंड की तरह बिहेव करा करता था। पर अचानक से सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे गेतो बाउंटी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। और तब जाके बाउंटी को पता चलता है कि ये सब बस एक इल्यूजन था। गेतो कहता है कि हाँ, ये सब बस एक इल्यूजन था, तुम ही तो मेरे नजदीक आना चाहते थे। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोजो रैको को लेकर जुजुत्सु हाई के लिए निकल चुका था, जिसे जाते हुए दूसरे बाउंटी ने देख लिया था। पर बाउंटी कुछ करता उससे पहले स्टार प्लाज्मा वेसल के केयर टेकर कुरोई ने बाउंटी को रोक लिया था और काफी हद तक उसे थका देता है, जिसके बाद वहाँ पर गेतो भी आ जाता है। गेतो ने अपनी कर्ज एनर्जी से उस बाउंटी को कैद कर लिया था, पर बाउंटी वहाँ से निकल जाता है और गोजो के पास पहुँच जाता है। और तब तक गेतो ने गोजो को बता दिया था कि किसी ने डार्क वेब साइट पे स्टार प्लाज्मा वेसल को मारने का 30 मिलियन येन का इनाम रखा हुआ है, और ये दोनों बाउंटी उसी इनाम के लिए रैको को मारना चाहते। शुरुआत में गोजो बाउंटी को देख के बोलता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो बूढ़े इंसान, हम तुम्हारा जुजुत्सु हाई में स्वागत करते हैं। पर बाउंटी गोजो के प्रपोजल को ठुकरा देता है, और इतने में गोजो को पता चल चुका था कि बाउंटी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। पर गोजो को ये भी पता था कि बाउंटी केवल 5 ही क्लोन बना सकता है, इंक्लूडिंग मेन बॉडी, और वो अपने मेन बॉडी को किसी भी सेफर बॉडी में स्विच कर सकता है। और तभी बाउंटी गोजो पे अटैक कर देता है, पर गोजो अपने इन्फिनिटी के कारण बड़ी आसानी से बच जाता है। गोजो कहता है कि क्लोन टेक्निक एक पावरफुल टेक्निक है, पर फिर भी तुम बहुत कमजोर हो। बाउंटी के पूछने पे गोजो बताता है कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास अच्छी आंखें है। और फिर गोजो अपने पावर को समझाने लगता है, जिसमें वो कहता है कि मैं कन्वर्जेंस ऑफ एन इन्फिनिटी सीरीज का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास आते आते धीमी हो जाती है और मेरे पास कभी पहुंच ही नहीं पाती है, जिसके साथ ही मैं मैग्नेटिक इफेक्ट भी बना सकता हूँ। पर सच कहूँ तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है। और इतना बोलते हुए गोजो अपना निक रिवर्सल का टेक्निक यूज करता है, पर गोजो इस टेक्निक को सही तरह से नहीं कर पाता। और कुछ ही देर बाद रैको को एक मैसेज आता है, और वो मैसेज कुरोई के फोन से करा हुआ था, जिसमें कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 भी खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कुरोई को किसने किडनैप करा होगा, और क्या गोजो या गेतो उसे बचा पाएंगे? फिलहाल अभी सवाल तो बहुत है, पर जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।